साथियों नमस्कार। हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय पर। साथियों, यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजी टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, बिहार का शिक्षक भर्ती हो या छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, केंद्रीय विद्यालय का हो या फिर नवोदय विद्यालय का, उन सारे परीक्षाओं में आप यदि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय को किस प्रकार से तैयार करें या किस प्रकार से पढ़ें। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मेरी बातों को यदि आप अच्छे से ध्यान से सुनते हुए वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की तैयारी हम किस प्रकार से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप इस वीडियो में मैंने जो बताया है उस हिसाब से यदि आप तैयारी कर लिए एक भी बार बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को, तो भविष्य में आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल कुछ तथ्य होंगे जिनको हम भूल जाए रहते हैं, उन तथ्यों को आपको याद करने की आवश्यकता होगी और आपको केवल कम समय में, बहुत कम समय में आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को बाद में भविष्य में आप रिवीजन कर पाएंगे। यदि आप एक बार मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से यदि आप तैयारी कर लिए तो चलिए साथियों, हम लोग यहाँ पे आप जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को कैसे या किस प्रकार पढ़ें। ये हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को कहाँ से पढ़ें, कौन सी पुस्तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसको हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को कैसे जाने। जो भी महत्वपूर्ण, यदि हम बुक को पढ़ रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अवधारणाओं को, हम बाल विकास के अवधारणाओं को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आप इस वीडियो को समझ के इस हिसाब से आप तैयारी करें तो आपका जो बाल विकास से की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम यहाँ पे देखिए कि बाल विकास की तैयारी करें। देखिए हमारा तो बाल विकास, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है। तो अब क्या पढ़ना है उसको जानने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम जिस भी विषय की, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमको ये बताएगा कि हमको क्या पढ़ना है। तो हम सिलेबस को देखते हैं। जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको सिलेबस उसकी होनी चाहिए, और सिलेबस को यदि आप रख लिए, मान लीजिए सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिलेबस को देखो और उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से टॉपिक है, उसको आप अच्छे से समझ जाए। उसके बाद आप क्या करें कि PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम 2-3 साल के आप PYQs को देखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल कितना है, ठीक है, किस प्रकार के हैं और किस लेवल के हैं, ये हमको पता चलता है PYQ से। तो जब आप इसको समझ लेंगे, सिलेबस को समझ लेंगे, और आपको एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। उस आधार पे आप फिर क्या करेंगे, आपको पढ़ना
प्रारंभ करना है। अब पढ़ना प्रारंभ तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को जानेंगे कि बाल विकास को कैसे पढ़ें। साथियों, यदि आपने बीएड या डीएलएड या जो भी कोर्स है उसको यदि आप जो है अच्छे से किए होंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताया जाएगा कि हम अवधारणाओं को जो है अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, बाल विकास की अवधारणाओं को कैसे समझ सकते हैं। यदि आप बीएड या डीएलएड को अच्छे से किए होंगे तो भी आपको बहुत हद तक इस वीडियो में जो बताए जाने वाली है उसकी समझ होगी। लेकिन यदि आप जो है केवल परीक्षा के उद्देश्य से बीएड और डीएलएड को पढ़ के पास हुए होंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए इसमें देखें कि पढ़ना कैसे है, हमको बाल विकास जो विषय है उसको पढ़ना कैसे है देखते हैं। देखिए, विषय किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस विषय को समझना आपको आवश्यक है कि विषय जो है रटने वाला विषय है या फिर समझने वाला। इसमें हमको रटना ज़्यादा पड़ेगा या फिर समझना ज़्यादा पड़ेगा। विषय जो है हमसे क्या मांगता है, ठीक है, विषय की हमसे क्या अपेक्षा है, रटना ज़्यादा जरूरी है या फिर उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। यदि हम विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को देखें तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में दो विषय हो गए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास से हम लोग जान रहे हैं कि बाल विकास जो है बालक के विकास का अध्ययन है। अब देखिए, शिक्षक को जो है बालक के विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो शिक्षक को बालक का विकास का अध्ययन इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षक जो है बालक को समझ पाए, बाल मनोविज्ञान को समझ पाए और बालक को समझ के बालक के अनुरूप जो है कार्य कर पाए, जिससे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ठीक है। और शिक्षक जो है बच्चे को यदि समझ पाएंगे, बालक को कि उनको बाल मनोविज्ञान की यदि समझ होगी, बालकों के विकास की अगर उनको समझ होगी कि बालकों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर भावनात्मक, है ना, जो भी बालक के विकास से संबंधित है, उनके सभी पहलुओं को यदि शिक्षक समझ पाएगा तब जो है बालकों के साथ शिक्षक अच्छे से कार्य कर पाएगा। क्या शिक्षक को बालकों के साथ करना चाहिए और क्या नहीं, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, इन सारी चीज़ों की यदि शिक्षक को जानकारी होगी तो शिक्षक जो है ज़्यादा आसानी से बालक के साथ कार्य कर पाएगा। इसलिए बाल विकास को जो है जानना आवश्यक है। अब ये हो गया हमको बाल विकास को, ठीक है। शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा शास्त्र शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन है कि शिक्षक जो है किस प्रकार से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, शिक्षण कार्य में क्या बाधाएं आती है, किस प्रकार से आसानी से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से जो शिक्षण विधि है बालकों के लिए उपयुक्त है, कौन से शिक्षण विधि है बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, आदि इत्यादि बहुत सारी जो एक प्रकार से पूरी शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम लोग शिक्षण शास्त्र में जानते हैं या समझते हैं। अब ये हम देखें आगे कि ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिनके अवधारणाओं को समझना जरूरी है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ विषय वस्तु को समझकर तथ्यों को याद करें। अब देखिए, इन दोनों विषय हैं, चाहे बाल विकास हो और शिक्षा शास्त्र हो, ये रटने से ज़्यादा जो है समझने की मांग करता है। मतलब इन दोनों विषयों को हमको समझना ज़्यादा जरूरी है रटने। कुछ चीज़ है जिसको हमको याद करना पड़ेगा लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। पहले हम टॉपिक को समझें, फिर उस टॉपिक में से कुछ जो फैक्ट रहेंगे, ठीक है, उसको हमको जहाँ पे याद करने की आवश्यकता होगी वहाँ हम उसको याद करें। तो इसी बिंदु को यहाँ पे लिखा हो कि दोनों विषय जो है दोनों विषय के अवधारणाओं को समझना ज़्यादा जरूरी है और विषय वस्तु को समझकर फिर हम उसमें जो तथ्य दिए रहेंगे जिसको याद करने की आवश्यकता होगी उसको याद करें। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि जो विभिन्न सिद्धांत है, चाहे वो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, चाहे मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हो, चाहे आरटीई एक्ट एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2003 हो, चाहे आप वृद्धि एवं विकास हो, अधिगम एवं अर्जन है,
ठीक है, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वृद्धि एवं विकास, यदि मान लेते हैं वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि और विकास के आपको समझ होनी चाहिए पहले। फिर हम उसमें कुछ फैक्ट आएगा, मान लीजिए आपका कि 50 शब्द बच्चा कितने माह में सीख लेता है, या जो भी इस प्रकार के फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वृद्धि एवं विकास को समझना पड़ेगा। वृद्धि, बच्चे की जो वृद्धि है वो किस किस प्रकार से होती है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। बच्चे का विकास जो है किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, विकास के क्या सिद्धांत है, इन सारी चीज़ों को हमको समझना होगा। फिर हम जो है जब वृद्धि और विकास को समझ जाएंगे, उसको अवधारणाओं को अच्छे से समझ जाएंगे, फिर हम उसमें से जो कुछ फैक्ट होंगे उसको हमको याद करना है। जैसे पियाजे के सिद्धांत में भी वही है। पियाजे के सिद्धांत में आपको बच्चे के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है, जिसमें संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर आपका औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो हमको इसमें जब पियाजे के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको अवस्थाओं के कितना वर्ष से लेकर कितना वर्ष तक जो है कौन सा अवस्था में आता है, इसको याद करने की आवश्यकता है। लेकिन अंदर में जो भी है चीज़ें हैं उसको हमको ज़्यादातर समझने की आवश्यकता है कि संवेदी गामक अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है बच्चे के साथ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या चीज़ें होती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या चीज़ होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या चीज़ होती है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको केवल ये समझाने वाला हूँ कि आप जो है अवधारणा को समझे फिर फैक्ट को याद करें। मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है ये आपको याद करने वाला है कुछ चीज़, जैसे कि डीएलएड के प्रश्न में अभी सीजी प्री डीएलएड के प्रश्न है या फिर बीएड का प्रश्न है, याद नहीं आ रहा है, उसमें आपको मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति को क्रम से जमाने के लिए बोल दिया था। तो फिर आपको जो मूल प्रवृत्ति है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग है उसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप साथ ही साथ उन प्रवृत्तियों को समझेंगे भी। आरटीई एक्ट है तो आरटीई एक्ट में भी कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 में जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको आपको समझते हुए आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और एनसीएफ 2023 में उसी प्रकार चाहे एनईपी की बात करें चाहे शिक्षण विधि की बात करें, तो आपको पहले उसको समझना है, फिर आप उस पर जो तथ्य होंगे उसको आपको याद करना है। आगे हम देखें इसी का एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रश्न, देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 प्रवृत्ति होता है। अब इसका जो जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो जिज्ञासा का यहाँ आश्चर्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे इसको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। इस प्रकार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी है, ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसको संवेदी कामक अवस्था भी बोलते हैं, ये जो है आपका कौन सा है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष होता है आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अन्य जो चीज़ें हैं पियाजे के सिद्धांत में आपको पढ़ेंगे तो वो जो है आपको समझने वाली चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ इसी प्रकार से, देखिए, ये बच्चे के विकास से संबंधित दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो कितना हो जाता है, तो लगभग यहाँ पे देखिए 100 शब्दों का ज्ञान, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका दिया है। आरटी एक्ट यहाँ पे दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर होती है, तो ये 45 घंटे। तो ऐसे जो फैक्ट हैं इसको याद करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको कुछ फैक्ट है ये है जो याद करने की आवश्यकता है। ज़्यादातर पहले विषय को आपको समझना है। मेरा कहने की यही उद्देश्य कि पहले विषय को आप समझें फिर आप उसमें से फैक्ट को याद करें। आगे हम देखें कि अवधारणाओं को कैसे समझें। अब देखिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अवधारणाओं को हमको समझने की पहले आवश्यकता है, फिर जो है फैक्टों को याद करने की। अवधारणाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अवधारणाओं को यदि आप समझना चाहें तो आपके लिए देखिए जो अन्य जो पब्लिकेशन प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स आती है
वो आपको अवधारणाओं को बहुत अच्छे से समझाने के लिए नहीं बना रहता है। वो जैसे एक प्रकार से जैसे आप गाइड है, गाइड और पाठ्य पुस्तक होता है, दोनों में अंतर जो होता है वही अंतर यहाँ पे भी है। जैसे आप मान लीजिए किसी भी कक्षा के पाठ्य पुस्तक को आप देखें, मान लीजिए आप 10वीं के विज्ञान के पुस्तक को पढ़ें और 10वीं के आप विज्ञान के किसी कुंजी या गाइड को पढ़ें, आपको दोनों में अंतर स्पष्ट आएगा। 10वीं की यदि आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी, और यदि आप 10वीं की गाइड को पढ़ेंगे तो आपको केवल प्रश्न आधारित जो है आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। यदि आप चाहे आप लुसेंट से पढ़ें, चाहे आप परीक्षा मंथन से पढ़ें, चाहे आप दृष्टि से पढ़ें, ठीक है, ज़्यादातर जो बुक है उसमें आपको मिलेगा फैक्चुअल। ठीक है, फैक्चुअल तथ्य आपको मिलेगा। आपको डीप में किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डीप में नहीं समझाया रहेगा। ठीक है, डीप में आपको यदि समझना है, पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अवधारणाओं को समझना है ज़रूरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको DLA SCERT जो रायपुर है उसके DLED की फर्स्ट ईयर बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ यदि आप जो है और ज़्यादा डीप में इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है अन्य रेफरेंस बुक है, चाहे वो बिहार DLED की बुक है, NIOS DLED की बुक है, उसको आप भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि आप एक ही बुक इसी को पढ़ लें तो भी आपको बहुत हद तक अवधारणा जो है समझ आने लगेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको जो है एक ही बार में आपको अवधारणा को समझ आ जाए, लेकिन इस बुक में क्या है, आप इस बुक को यदि आप पढ़ेंगे तो इस बुक में एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको विभिन्न अवधारणाओं को समझाया है। आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा किस्सा कहानी जैसे, ठीक है, लेकिन उसी से यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है अवधारणाएँ क्लियर होती जाएगी। फिर भी यदि आपकी अवधारणा क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बहुत हद तक अवधारणा क्लियर हो जाएगा, कुछ आपको अवधारणा क्लियर नहीं हो रहेगा, वो जो है आपके कहाँ से होगा, MCQ को करने से होगा। जब आप MCQ को करेंगे, ठीक है, आप दो तरीका अपना सकते हैं, या तो आप इस बुक को पहले से ही पढ़ लें या फिर आप टॉपिक वाइज जो है बुक को पढ़ें, उसके बाद जो है एक टॉपिक को करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ करें। ज़्यादा अच्छा यही है कि आप मान लीजिए समावेशी शिक्षा को पढ़ रहे हैं, इस बुक से आप जो है समावेशी शिक्षा को पढ़ लें जो भी है। ठीक है, फिर आप क्या करें, अगर इस बुक में टॉपिक है समावेशी शिक्षा तो समावेशी शिक्षा को पढ़ लें। एक दो और DLED की बुक है जिसमें समावेशी शिक्षा को और अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लें, उसके बाद आप क्या करें, MCQ करें उससे, तो आपको आधी समझ इस बुक से आ जाए रहेगी और आधी समझ आपको MCQ को करने से आ जाएगी। आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको MCQ को कैसे पढ़ना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप MCQ को पढ़ेंगे और केवल यदि आप आंसर को वहाँ पे देखेंगे तो फिर आपका तैयारी अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप करें कि पहले थ्योरी को पढ़ें और फिर आप MCQ को करें तो उससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। MCQ को कैसे पढ़ना है मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे किसी भी अवधारणा या टॉपिक को पढ़ते समय आपको उस अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। जैसे कि मान लीजिए वृद्धि समावेशी शिक्षा को ही करते हैं एग्जाम्पल में, तो समावेशी शिक्षा पहले तो उसको जानना है कि क्या है, फिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, समावेशी शिक्षा को हम जो है स्कूल में किस प्रकार से लागू करेंगे या बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा में हम किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे, उसके लाभ हानि क्या है। मतलब जो भी आप बाल विकास से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके सभी पहलुओं पर आपको विचार करना है। ठीक है, वैसे तो इस पुस्तक में लगभग सभी चीज़ों को दिया है, फिर भी आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें
तो उसके अलग अलग जो पहलू है उसको आपको समझना होगा। पहले तो टॉपिक को समझें कि वो वास्तव में क्या चीज़ है, क्यों उसकी आवश्यकता है, किस प्रकार से हम बच्चे के साथ जो है वहाँ पे कार्य कर पाएंगे। आगे हम देखें कि देखिए उदाहरण में भी वही बताया हूँ कि समावेशी शिक्षा व विशेष शिक्षा। अब मान ली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको इन दोनों को पहले समझना जरूरी है, फिर इन दोनों में आप अंतर क्या है उसको समझना जरूरी है। समावेशी शिक्षा के जरिए हम बच्चे से किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, विशेष शिक्षा में हम बच्चे के साथ किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना है। उपचारात्मक शिक्षण सेम वही चीज़ें हैं कि उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ रहे हैं तो इसके भी पहलू को हमको समझना जरूरी है कि क्यों आवश्यकता है। ठीक है, पहले तो क्या है और क्यों आवश्यकता है और किस प्रकार से हम बच्चे के साथ कार्य कर पाएंगे। अधिगम और अर्जन, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी टॉपिक पढ़े, चाहे वो वृद्धि विकास हो, एनईपी हो, एनसीएफ हो, बाल विकास हो, शिक्षा शास्त्र हो या कोई भी हो, उनमें हमको क्या करना है, उसके सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उसको हमको पढ़ना है और उन्हीं बिंदुओं को आपको नोट करना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको क्या करना है, ये नोट करना है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि किन बिंदुओं को नोट है ये नोट या हाईलाइट करें या समझें। जैसे कि अगर आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उस कुछ वाक्य आपको मिलेंगे उस बुक में, जो डीएलएड की बुक है, जिनमें बच्चों के व्यवहार को बताया हुआ है। ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जिनसे हमको बच्चे के व्यवहार के संबंध में जानकारी मिलती है। तो आप ऐसे वाक्य को जो है हाईलाइट या नोट कर लें। ठीक है, पहले जो सीजी-टेट या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें इस बुक में जो सेंटेंस है वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके बनते थे। आजकल जो है पैटर्न थोड़ा बदलाव होते होते आ रहा है, फिर भी कई जो फैक्ट है वो इस बुक से लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जिन बच्चों के व्यवहार से संबंधित यदि बात बताया है तो उसको नोट करना है। जिनमें बच्चों के साथ क्या करना है और क्या नहीं, ऐसा चीज़ है तो भी उस वाक्य को आपको नोट करना है। ठीक है, उसको समझना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस संबंध में जो भी वाक्य बुक में लिखा होगा उसको आप नोट करते चलिए। बच्चे की प्रकृति और उनके समझ को दर्शाने वाले वाक्य जो हो उसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। शिक्षण विधि कि बच्चे के साथ किस प्रकार से हमको सिखाना है, बच्चे को किस प्रकार की शिक्षण विधि बच्चे के लिए उपयुक्त है, क्या करना चाहिए शिक्षक को और क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे की रुचि क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिन वाक्यों में आपको दिखाई देंगे उन वाक्यों को आपको नोट करना है या उन वाक्यों को आपको समझना है। ठीक है, आगे हम बात करें कि एमसीक्यू और पीवाईक्यूज को हमको कैसे पढ़ना है। जैसे कि अवधारणा को समझने के लिए पहले आप जो है थ्योरी पढ़ लिए हैं, फिर आप एमसीक्यू कर रहे हैं। एक टॉपिक पढ़े हैं थ्योरी का, फिर आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू में सबसे महत्वपूर्ण होता है पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि इस एग्जाम में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हर एग्जाम का अपना एक परीक्षा का जो पैटर्न होता है और क्वेश्चन का लेवल होता है या क्वेश्चन का तरीका होता है। जैसे सी-टेट के क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं सीजी-टेट या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से। तो इस प्रकार जो है आपको जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसके पीवाईक्यूज को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसके पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है। अब एमसीक्यू को आप करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप एमसीक्यू को करें तो आपको प्रश्न को पहले अच्छे से समझना है। प्रश्न को आप यदि समझ गए तो फिर आपको आंसर देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न को समझने के बाद आप क्या करेंगे, दिए गए विकल्पों को समझना है। 4 विकल्प यदि आपके पास दिए हैं तो चारों विकल्प को आपको समझना है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा और क्यों सही होगा, कौन सा विकल्प गलत होगा और क्यों होगा, ये आपको जब एमसीक्यू को पढ़ेंगे तब आपको करना है। परीक्षा हाल में तो करेंगे ही, लेकिन आपको अभी
केवल आंसर को नहीं देखना है एमसीक्यू को पढ़ते समय, आपको ये देखना है कि 4 विकल्प थे, 4 विकल्प में 3 विकल्प क्यों गलत हुए और चौथा जो विकल्प है वो क्यों सही हुआ। ठीक है, मतलब आपको एमसीक्यू को पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ना है। उस प्रश्न को आप जो है विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे, ना कि केवल आप उत्तर को जानेंगे। यदि आप केवल उत्तर को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और केवल उत्तर को यदि देखेंगे, बाकी विकल्प पे विचार नहीं करेंगे कि क्यों वो विकल्प जो है गलत हो गए, तब जो है आपका फिर अवधारणा जो है अच्छे से क्लियर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपको कौन सा विकल्प गलत हो रहा है और क्यों हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है। कौन सही है और क्यों सही है इसको भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न को समझने के बाद उसके विकल्पों को भी आपको समझना जरूरी है। यदि आप इस प्रकार से पढ़ें कि थ्योरी के बाद एमसीक्यू और एमसीक्यू को भी आपको समझते हुए, प्रश्न को समझते हुए, उसमें दिए गए विकल्पों को समझते हुए। अब जैसे कि ये प्रश्न आपका है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि यहाँ विकल्प है ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी, इसमें बच्चों का आदमी कौशल परिमार्जित होता है, सी, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आप देखेंगे कि बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, सबसे बेस्ट आंसर है ये। इसमें क्या मिल रहा है आपको, तो डी विकल्प है। ठीक है, देखिए केवल अभिव्यक्ति का कौशल का विकास होता है, केवल है ना, एक यहाँ से अनुभव को देने से केवल जो है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ भी कई चीज को विकास होता है। आदमी कौशल परिमार्जित होता है, ये होता है, लेकिन केवल एक चीज यही जो है सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष पे बात हुई है। ए, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, ये भी सही आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक ही पक्ष पे बात हुई है। अब डी विकल्प को देखें तो डी विकल्प जो है बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो इस प्रकार जो है आपको विश्लेषण करके आपको प्रश्न को जो है पढ़ना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब बच्चे किसी विषय को अपने अनुभव से जोड़ते हैं तो वे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। यह उन्हें सक्रिय रूप से कार्य करने में मदद करता है ना। और आगे नेक्स्ट हम देखें कि इसी से रिलेटेड जो है इस प्रकार के प्रश्न, जैसे बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ठीक है, यहाँ विकल्प दिया हुआ है, तो आपको कहने का ये आशा है कि आपको इन विकल्पों को देखना है और एनालिसिस करना है कि कौन सा विकल्प जो है आपका करेक्ट है और बाकी विकल्प क्यों गलत हुए। सेम उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न देखें कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा और क्यों सही। जैसे मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, और डी, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो आप देखिए सबसे बेस्ट आंसर है इसमें बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, जिसके आधार पे फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके जो सीखने में कुछ भी सुधार की आवश्यकता है उसको हम जो है सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जो आंसर है उसको समझाया कि यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि उनके छात्र क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा नीतियों को बेहतर बना सके। ठीक है, बच्चों के तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यहाँ पे भी इस प्रश्न को आप देखिए कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो यहाँ दिया है, देखिए विकल्प ए, बच्चों को पढ़ कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा डी विकल्प, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। और जब बच्चे स्वयं से कोई गतिविधि करेंगे तो आप जानते हैं कि करके सीखना जो है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, बच्चे स्वयं करेंगे और सीखेंगे तो उससे बेहतर जो है कुछ और नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के लिए आप खेल, कहानियाँ या गाने का उपयोग कर सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए आप विज्ञान प्रयोग, कला परियोजनाएं या डिबेट का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो जिस बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यह विधि सबसे उपयुक्त होगी। बाकी
भी होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है ये हमारा दिख रहा है। तो इस प्रकार हमको जो है यहाँ देखिए, बच्चों को पढ़ाकर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, तो ये जो है बहुत अच्छा आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये जो है बहुत अच्छा जो है विधि नहीं है। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, ठीक है। ये भी जो है, इससे भी बच्चे जो है अन्य विकल्पों की तुलना में कम ही सीख पाएंगे। तो हमको बेस्ट आंसर जो है हमको चुनना रहता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने देखा है कि हमको क्या करना चाहिए। यदि आप जो है इस प्रकार से तैयारी करें तो आप जो है बाल विकास को जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब साथियों, यदि आप जो है एक बार आपको अवधारणा की समझ हो गई, फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, जो भी बुक होगा, चाहे आप लूसेंट से तैयारी करें या परीक्षा मंथन से तैयारी करें या दृष्टि के बुक से तैयारी करें, कोई भी यदि आपके पास एक बुक भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर ये डीलेट की बुक को आप एक बार अच्छे से समझ के आपको अवधारणाओं को क्लियर कर लेंगे, तो फिर आपको PYQs को करना है। PYQs को करने के बाद फिर आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बुक है, चाहे आपका लूसेंट है या परीक्षा मंथन है या फिर दृष्टि का है, तीनों में से कोई भी एक बुक होगा, तो आप जो है वहाँ से फिर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फैक्टर रहेगा। आपको अवधारणा की समझ हो गई है, आपको केवल उस बुक से आपको रिविजन करने की आवश्यकता होगी। PYQs के लिए आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है बुक है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको MCQ को उसी प्रकार से, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसी प्रकार से दिया है। उसमें एनालिसिस करके जो है आपको आंसर को बताए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और CG टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।